नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें कौन सी हैं बताएंगे आपको, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई जारी। लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, मोदी सरकार का स्वास्थ्य बजट पर खास फोकस। 2013 और 14 के मुकाबले अभी तक स्वास्थ्य बजट करीब 164% बढ़ा। अयोध्या गैंगरेप मामले में लगातार बढ़ती जा रही हैं समाजवादी पार्टी की मुश्किलें। भाजपा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने शीर्ष कमान को सौंपी रिपोर्ट में सपा पर सीधे तौर पर हमला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कोचिंग सेंटर के हालत पर लिया स्वतः संज्ञान। कहा, कोचिंग सेंटर बन गए हैं डेथ चैम्बर। अगर नहीं हुआ सुरक्षा मानकों का पालन तो अदालत बंद कर सकती है कोचिंग सेंटर। एमसीडी, दिल्ली सरकार और केंद्र को नोटिस जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में फिजी पहुंची। द्विपक्षीय बैठक के अलावा भारतीय समुदाय से करेंगी बातचीत। फिजी की संसद को भी करेंगी संबोधित। वायनाड त्रासदी में लापता लोगों को खोजने का कार्य जारी। रडार के माध्यम से लोगों की तलाश की जा रही है सेना द्वारा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश से बिगड़े हालात संभालने की कोशिश। एशियाई समेत वैश्विक बाजारों में भारी गिरावट का भारतीय शेयर बाजार पर पड़ा असर। हफ्ते के पहले दिन शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1600 अंक से ज्यादा टूटा। निफ्टी में 500 से ज्यादा अंकों की देखी गई गिरावट। और पेरिस ओलंपिक में लक्ष्य सेन का बैडमिंटन में कांस्य पदक के लिए मलेशिया की जियाजी से मुकाबला। महिला कुश्ती में निशा दही आज दिखाएंगी अपना दम। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। लोकसभा में स्वास्थ्य बजट को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है तब से स्वास्थ्य बजट पर खासा फोकस रहा है और इसमें लगातार इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2013-14 के मुकाबले अभी तक स्वास्थ्य बजट करीब 164% बढ़ा है। मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने जो एक प्रोएक्टिव सरकार है, प्रो रिस्पॉन्सिव सरकार है, और इसीलिए 2014 से ही सभी विभागों की तरह स्वास्थ्य विभाग ने भी प्रोएक्टिव होकर के इस पर पूरी दृष्टि डाल करके बजट एलोकेशंस के बारे में चिंता की और चर्चा की है। 2013-14 में बजट 33,278 करोड़ रुपए थे। आज वही बजट 90,958 करोड़ रुपए हो गया है और ये एलोकेशन लगभग 164%, 164% का इजाफा इंक्रीज हुआ है। यह अपने आप में बताता है कि हमने प्रायोरिटाइज करने में हेल्थ को कितना महत्वपूर्ण स्थान दिया है। लगातार स्वास्थ्य को प्रमुखता दी जा रही है, प्राथमिकता दी जा रही है, इसकी जानकारी दी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के एक्स पर दी गई जानकारी की भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात अब शीर्ष 3 में शामिल है। इस पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा है कि यह वास्तव में बहुत खुशी की बात है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत की ताकत हमारी अभिनव युवा शक्ति द्वारा संचालित है। यह सुधारों और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने पर हमारे जोर का भी प्रमाण है। भारत आने वाले समय में इस गति को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। और वहीं बीजेपी और जेडीएस की मैसूर चलो पदयात्रा का आज तीसरा दिन है। चन्नापटना पहुंची ये यात्रा सिद्धरमैया सरकार के कथित एमयूडीए और वाल्मीकि निगम घोटालों को लेकर निकाली जा रही है। पदयात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि हमने सीएम सिद्धरमैया के सामने सभी दस्तावेज जारी कर दिए हैं, लेकिन वह इस मुद्दे का सामना करने से भाग रहे हैं। Congress government should go from Karnataka. For that, we are creating awareness to the Karnataka people. This is not an allegation. With documentary evidence,
We have already, in front of Siddaramaya's face, we already released all the documents. He ran away to face this issue. वहीं बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के लोगों से वादा किया था, उन्हें पूरा करने में विफल रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये पादयात्रा, दिस इज फॉर द पीपल्स कॉज। आज पूरा राज्य में चर्चा चल रहा है, ये कांग्रेस पार्टी जो सत्ता पे है, पूरा भ्रष्टाचार में जो इतना पैसा लूट लिया है, तो लोग सिद्धरामैया को प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन वो भाग रहे हैं। सदन से भी भागने की कोशिश की और लोगों के प्रश्न से भी भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जेडीएस का डिमांड है, मुख्यमंत्री के नाते उसको जिम्मेदारी लेना चाहिए। जो भ्रष्टाचार हुआ है वाल्मीकि अभिवृद्धि निगम में और मैसूर मूडा स्कैम में, इस माननीय मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और पश्चिम बंगाल सरकार को मुस्लिमों समेत 77 जातियों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से 1 सप्ताह के भीतर 77 समुदायों को ओबीसी सूची में शामिल करने से पहले जानकारी देने को कहा है, जिसके आधार पर इन 77 समुदायों को सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा पाया गया है। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने मई में राज्य सरकार के उन आदेशों को रद्द कर दिया था जिसमें इन 77 समुदायों को राज्य में ओबीसी घोषित किया गया था। इनमें से ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय से हैं। राज्य की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कोचिंग सेंटर की हालत पर स्वतः संज्ञान लिया। इस मामले में अदालत ने एमसीडी, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत का जिक्र करते हुए कोचिंग सेंटर में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि ये कोचिंग सेंटर डेथ चैम्बर बन गए हैं, ये लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि हम इन कोचिंग सेंटर को बंद कर सकते हैं और तब तक ऑनलाइन संचालन की इजाज़त देंगे जब तक ये फायर और दूसरे सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते हैं। हम अभी ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा ही करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए कोचिंग सेंटर फेडरेशन के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। वहीं दिल्ली सरकार द्वारा मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए चलाए जा रहे आशा किरण सेंटर में 14 बच्चों की मौत के मामले में हाई कोर्ट सख्त रवैया अपना रही है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान कहा कि 1 महीने में इतनी मौतें केवल संयोग नहीं हो सकती और अगर उस सेंटर पर भीड़ ज्यादा है तो बच्चों को कहीं और शिफ्ट किया जाए। बच्चों की मौत के मामले में कोर्ट ने दिल्ली के समाज कल्याण सचिव से बुधवार तक रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने जल बोर्ड से आशा किरण सेंटर के पानी की शुद्धता जांचने को भी कहा है। और बात करते हैं कारोबार जगत की। दरअसल वैश्विक बाजार में भारी बिकवाली के बीच भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार नजर आया। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 1600 अंकों से अधिक फिसल गया। दूसरी ओर निफ्टी भी बिकवाली के बाद कमजोर होकर 24,200 के नीचे पहुंच गया। छोटे और मंझोले शेयरों में भी बिकवाली का दबाव देखा जा रहा है। करीब सभी इंडेक्स लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। ऑटो, आईटी, पीएसयू, बैंक, फिन सर्विसेज, रियलिटी, एनर्जी और इंफ्रा इंडेक्स में सबसे ज्यादा दबाव देखा जा रहा है। सेंसेक्स पैक्ट में टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, पावर ग्रिड और रिलायंस टॉप लॉसर्स हैं। सन फार्मा, एचयूएल, एशियन पेंट्स और नेस्ले टॉप गेनर्स हैं। आज रुपया अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर भी पहुंचा, जो कि 83.75 दर्ज किया गया। भारत में जुलाई महीने में बेरोजगारी दर में 1.3% की गिरावट आई है। पिछले महीने जून में बेरोजगारी दर 8 महीने के उच्चतम स्तर 9% से ज्यादा थी। उपभोक्ता पिरामिड घरेलू सर्वेक्षण के अनुसार जुलाई में बेरोजगारी दर 1.3% कम होकर 7.9% पर आ गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा समय समय पर आयोजित सर्वेक्षण में 1,78,000 परिवारों को सैंपल के तौर पर शामिल किया गया है। विशेषज्ञ बेरोजगारी दर में गिरावट का कारण बुआई के मौसम और श्रमिकों की नियुक्ति में प्रगति को मानते हैं। सर्वे के मुताबिक शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। और देश के डेयरी उद्योग का राजस्व इस वित्त वर्ष में 13 से 14% बढ़ने की उम्मीद है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने ये उम्मीद जताई है।
क्रिसिल रेटिंग्स के मुताबिक इसकी बड़ी वजह मजबूत उपभोक्ता मांग है। कच्चे दूध की आपूर्ति में सुधार के साथ दूध से बने उत्पादों के मूल्य और खपत बढ़ने से मांग को समर्थन मिलेगा। देश में अच्छे मानसून की संभावना होने की वजह से भी दूध की आपूर्ति अच्छी होने की उम्मीद जताई गई है। कच्चे दूध की आपूर्ति बढ़ने की वजह से डेयरी कंपनियों के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत भी बढ़ेगी। साथ ही अगले 2 वित्तीय वर्ष में संगठित डेयरियों का निवेश बढ़ने की वजह से उनके लोन स्तर में भी वृद्धि होने की संभावना जताई गई है। बावजूद इसके मजबूत बैलेंस शीट के कारण क्रेडिट प्रोफाइल स्थिर रहने का अनुमान है। और वहीं अधिक मांग के कारण जुलाई में यूरोप को पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 26% बढ़ा है। कार्गो ट्रैकिंग फर्म वोट्रेक्सा के आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2024 और 25 के पहले 4 महीनों में भारत का पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 1% की वृद्धि के साथ 4.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गया, जबकि 2023-24 की अप्रैल से जुलाई की अवधि में ये 4.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन था। वहीं जुलाई में पेट्रोलियम उत्पादों का कुल निर्यात 4% बढ़कर 1.27 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गया, जो जून में पंजीकृत 1.22 मिलियन बैरल प्रतिदिन था। जुलाई में निर्यात के लिए देश के शीर्ष गंतव्य दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व थे, जबकि यूरोप में निर्यात पिछले महीने 26% बढ़कर खासतौर से 2,66,000 बैरल प्रतिदिन हो गया। दक्षिण पूर्व एशिया में आपूर्ति पिछले महीने की तुलना में 9% घटकर 2,54,000 बैरल प्रतिदिन हो गई। जुलाई में मध्य पूर्व में निर्यात 12% बढ़कर 1,91,000 हो गया। और बात स्टार्टअप्स की। दरअसल भारत के तमाम स्टार्टअप्स के लिए जुलाई का महीना शानदार रहा। जुलाई में कंपनियों ने तगड़ी फंडिंग उठाई है। भारतीय स्टार्टअप कंपनियों को जुलाई महीने में $1 अरब से ज्यादा का फंड जुटाने में सफलता मिली। स्टार्टअप में फंडिंग को आसान बनाने के लिए सरकार की ओर से आम बजट 2024-25 में एंजल टैक्स को हटा दिया गया है। एन ट्रैकर की रिपोर्ट में बताया गया है कि जुलाई में स्टार्टअप ने 126 डील के तहत कुल $1 अरब से ज्यादा की फंडिंग जुटाई है। इसमें से 28 डील ग्रोथ या लेट स्टेज की है, जिसमें $725 मिलियन का फंड जुटाया गया है। वहीं 72 डील शुरुआती स्टेज की है, जिसमें करीब $312 मिलियन जुटाए गए हैं। वहीं 26 डील में जुटाई गई राशि का खुलासा नहीं किया गया है। भारतीय स्टार्टअप कंपनियों को जुलाई महीने में $1 अरब से ज्यादा का फंड जुटाने में सफलता मिली है। इसमें 2 भारतीय स्टार्टअप का विशेष योगदान रहा, जिन्हें $100 मिलियन से ज्यादा की फंडिंग मिली है। ई कॉमर्स स्टार्टअप पर्पल और ऑटोमोटिव टेक स्टार्टअप रैपिडो, दोनों में से हर एक ने $120 मिलियन का फंड जुटाया है। इसके बाद ऑनलाइन होटल चेन ओयो ने $50 मिलियन, फिनटेक कंपनी नावी ने 38 मिलियन और कंज्यूमर टेक कंपनी अर्बन कंपनी की ओर से 38 मिलियन की फंडिंग जुटाई गई है। इससे पहले जून में भारतीय स्टार्टअप की ओर से 1.93 अरब की फंडिंग जुटाई गई थी। इसकी वजह बड़े स्टार्टअप जेप्टो द्वारा 665 मिलियन की फंडिंग एक बार में जुटाना था। आपको बता दें कि भारत में कुल 1,40,000 स्टार्टअप DPIIT से मान्यता प्राप्त है। 2024 के पहले 7 महीनों में भारतीय स्टार्टअप की ओर से कुल $8 अरब की फंडिंग जुटाई जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए बात करते हैं आज के दिन की। जी हाँ, आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 5 साल पूरे हो गए हैं। इन 5 सालों में राज्य ने विकास की कई इबारतें लिखी। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद प्रदेश के लोगों को केंद्र की सभी विकास योजनाओं का फायदा मिल रहा है, जिसका असर यहाँ के आम लोगों पर देखा जा सकता है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में 5 अगस्त 2019 का दिन एक ऐतिहासिक दिन ही है, जब अनुच्छेद 370 हटाकर इसे देश के विकास की मुख्य धारा में शामिल किया गया। आज जम्मू कश्मीर में विकास की अविरल धारा बह रही है, जिसका असर यहाँ धरातल पर भी नजर आने लगा है। बेरोजगार युवाओं के लिए स्थायी आय सृजन
उद्यम स्थापित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार योजनाओं का कार्यान्वयन शुरू किया गया। वर्ष 2021 और 22 से अब तक कुल 7.4 लाख स्वरोजगार के अवसरों को सृजित किया गया। पिछले 2 वर्षों में 151 रोजगार मेलों के द्वारा बेरोजगार युवाओं और संभावित नियोक्ताओं के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से संभागीय और जिला स्तर पर नौकरी मेलों और प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया, जिनमें कुल 1631 कंपनियों ने भाग लिया। योग्यता से रोजगार अभियान के अंतर्गत पारदर्शी, न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से योग्यता आधारित चयन पर जोर दिया गया। पारदर्शिता का तत्व लाने और भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए वेतन स्तर 5 तक और वेतन स्तर 6 के कुछ पदों सहित सभी पदों के लिए साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया। अगस्त 2019 से अब तक सरकारी क्षेत्र में कुल 31,830 रिक्तियां भरी गई हैं। भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 28,400 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना अधिसूचित की है। 3.98 लाख से अधिक की रोजगार सृजन क्षमता के साथ कुल 88,915 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 2019 और 20 के बाद से 5,319 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इस प्रकार निवेश बढ़ने से स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिला है। एक बात ही बताना चाहता हूँ कि 370 से पहले जो भी हालात यहाँ पे खराब थे, जितने भी मतलब यहाँ पे पथराव होते थे, स्टोन पेल्टिंग होती थी या जितने भी कत्लो गारत यहाँ पे होती थी, 370 हटने के बाद यहाँ पे अमन हुआ है, अमन आया है, चारों तरफ तरक्की देखने को मिल रही है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 370 के बाद की। डेवलपमेंट हो रहा है, हम मोदी जी का शुक्रगुजार करते हैं। शुक्र है मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री जी, उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, सब अपना अपना काम कारोबार, जिनके 12 बजे 1 बजे तक कारोबार चलते हैं। अब जब से 370 हट गया है उसके बाद हम बात करेंगे, माहौल बहुत अच्छा रहा। हमारा निज़ाम जो तालीमी निज़ाम यहाँ का है बहुत अच्छा रहा। तब से हमारे बच्चे बिना किसी परेशानी के स्कूल जा पा रहे हैं और स्कूल से वापस भी आ रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर में 50 नए डिग्री कॉलेजों सहित रिकॉर्ड संख्या में स्कूल कॉलेज खोले गए हैं। 45,000 नए बच्चे जो स्कूलों में नहीं जाते थे, उन्हें अब प्रवेश दिया गया है। जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2014 में 4 से बढ़कर आज 12 हो गई है और 2014 में 500 सीटों की तुलना में अब 1,300 से अधिक MBBS सीटें हो गई हैं, जबकि 2014 में शून्य की तुलना में आज पीजी मेडिकल सीटों की संख्या 650 से अधिक है। पिछले 4 वर्षों में 45 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई है। जम्मू कश्मीर में 2 एम्स बन रहे हैं, जिनमें से जम्मू एम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर चुके हैं। प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015 के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 15 मंत्रालयों और विभागों द्वारा सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, कौशल जैसे क्षेत्रों में 58,477 करोड़ रुपए की लागत से 53 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। ट्विन ट्यूब काजीगुंड बनिहाल सुरंग, जिसकी अनुमानित लागत 3,127 करोड़ रुपए है, जिससे जम्मू से श्रीनगर तक का औसत समय 8 से 10 घंटे से घटकर 5 से 6 घंटे हो गया, जिससे घाटी में वस्तुओं और सेवाओं की लागत कम हो गई। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर से हवाई यातायात दुगना हो गया। जम्मू और श्रीनगर में रात्रि लैंडिंग की सुविधा प्रदान की गई है। जल जीवन मिशन के तहत मिशन की शुरुआत यानी अगस्त 2019 से सभी गांवों को कवर करने वाले लगभग 13.54 लाख ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया। हथकरघा और हस्तशिल्प निर्यात दोगुना हुआ, जो कि 2021-22 में 563 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022 और 23 में 1,116.37 करोड़ हो गया। जम्मू कश्मीर के 12.55 लाख पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे 2,517.08 करोड़ रुपए जमा किए गए। हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में पर्यटन क्षेत्र ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है और वर्ष 2022 में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है, क्योंकि 1.88 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का दौरा किया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का सबसे सकारात्मक पक्ष यह देखने को मिला कि लोग विकास से जुड़े और आतंकवाद की घटनाओं में काफी गिरावट आई। ब्यूरो रिपोर्ट,
डीडी न्यूज़। तो ये बड़ा बदलाव जो है देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर में। वहीं 5 अगस्त जो कि आज है देश दुनिया के लिए वो स्वर्णिम तारीख है जब 5 सदियों का देखा हुआ सपना साकार हुआ। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन किया गया। इस तारीख के बाद से पूरी अयोध्या बदल गई। पाँच अगस्त की तारीख न सिर्फ भारत बल्कि समूचे विश्व के लिए एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत करने वाली रही। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का भूमि पूजन किया था। इसी के साथ ये तारीख इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। राम मंदिर निर्माण के लिए पहले 9 शिलाओं का पूजन किया गया था। पीएम मोदी ने भूमि पूजन करने के साथ साथ राम जन्मभूमि परिसर में पारिजात का पौधा लगाया था। इससे पहले इसी साल यानी फरवरी 2020 में ही राम मंदिर ट्रस्ट बनाने की घोषणा संसद से की गई थी। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। राम मंदिर के निर्माण का फैसला एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आया। 6 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की। 40 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद 16 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी की और फैसला सुरक्षित रख लिया। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को शामिल करे। इसी के साथ दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। बहुत ही दिन जो ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इस रूप में है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा भूमि पूजन जो 5 अगस्त को किया गया वह वही दिन पता चला और यह सबको विश्वास हुआ कि अब निश्चित है कि ये भव्य मंदिर और बन के तैयार होगा और इसकी भव्यता दिव्यता जिस रूप में बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, वैसे ही यह होगा। उस दिन यही आशा जगी क्योंकि 500 वर्षों से लोगों की आशा लगाई थी भगवान श्री राम लगा मंदिर के लिए कि वह कब दर्शन उस भव्य मंदिर का होगा। 15 अगस्त 1947 को हमने सत्ता का हस्तांतरण किया, लेकिन अभी अपने तंत्र को लाना है, भारतीयता आनी है। हर जीवन के हर क्षेत्र में भारत में पहले कैसा था जो ये स्वर्णिम युग कहलाता था वैसा कैसे आए। अभी 5 अगस्त 2020 या 22 जनवरी 2024 या सोमनाथ, ये भारत की सांस्कृतिक स्वातंत्र का प्रतीक है। निश्चित रूप से सनातन जगत में जो भक्तजन हैं, जो हिंदू हैं, उनके लिए एक स्वर्णिम दिवस है। इतना लंबा संघर्ष, इतने लोगों का बलिदान, कितने लोग उस सपने को केवल सजोए ही चले गए। 500 साल से विषय लटका हुआ था और एक प्रकार से हिंदू समाज अपने आराध्य की भूमि के ऊपर में मंदिर बनाने के लिए और तरस रहा था। मैं समझता हूँ उसके उस दर्द का 5 अगस्त को निवारण हुआ और उसकी आकांक्षा के अनुरूप मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। राम मंदिर का सपना साकार हुआ और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ और अब वहां हर दिन लाखों भक्त प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। राम मंदिर बनने के साथ ही अयोध्या नगरी का चौतरफा विकास भी हो रहा है, जिससे न केवल लोगों को रोजगार मिल रहा है बल्कि भक्तों को भी तमाम तरह की सुविधा मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।
तो आज ही वो तारीख जिसके बाद एक नए स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत हुई थी अयोध्या में। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पेरिस ओलंपिक की। दरअसल पेरिस ओलंपिक 2024 के उपलक्ष्य में आपको बता दें, डाक विभाग ने आज नई दिल्ली में स्मारक डाक टिकटों का एक सेट जारी किया। इस अवसर पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। स्मारक टिकट खेल भावना को उजागर करता है और पेरिस में ओलंपिक खेलों के लिए एक साथ आने वाले राष्ट्रों की एकता का जश्न मनाता है। ये टिकट एथलीट्स के समर्पण, दृढ़ता और खेलों में उनके उत्कृष्टता के लिए एक सम्मान है। कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलों को विकास पर जोर दिया गया है। इसी के तहत खेलो इंडिया कार्यक्रम भी शुरू किया गया। देश में प्रधानमंत्री, जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब से स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए, कंपटीशन में सक्सेस रहने के लिए ग्रास रूट से प्रयास किया गया। खेलो इंडिया के तहत देश में स्पोर्ट्स की क्षमता 14 ईयर से एबव जो हमारे स्टूडेंट हैं और उसके पास कीर्ति प्रोजेक्ट के द्वारा जाना, टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करके जो टैलेंट मिलती है उसको स्पोर्ट्स की इकोसिस्टम प्रोवाइड करना ताकि वो अच्छी तरह से खेल सके। उसको खेलने के लिए अच्छा प्लेग्राउंड मिले, उसको अच्छा कोच मिले और उसके बाद देश और दुनिया में कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट करे। एक खेलो इंडिया के तहत हो रहा है। आज ओलंपिक्स में हमारा 117 प्लेयर है, उसमें से 29 प्लेयर खेलो इंडिया से निकले हुए हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए इस वक्त, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।